हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अब से ठीक 24 घंटे बाद अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। 31 अगस्त की डेट दी हुई थी, मगर जो कुछ काबुल एयरपोर्ट पे हमले के बाद हुआ उसके बाद तेज़ी से वहाँ सूरत हाल जो बिगड़ रही है। और हमने देखा कि कल जो है अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक की, 2 ड्रोन स्ट्राइक की थी। एक हफ्ते की जो उन्होंने कहा कि नंगरहार प्रोविंस में, जहाँ पे उनके मुताबिक जिन्होंने दाइश के जो मंसूबा साज था काबुल एयरपोर्ट पे हमले का, उसको उसमें हलाक किया गया है। बाकी कोई डिटेल सामने नहीं आई, मगर जो तशवीशनाक बात है वो हुआ कल दोपहर को काबुल में एक घर पर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें अब जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें 10 अफराद जाँबाक हुए, जिसमें से 7 बच्चे थे। और सबसे छोटे जो बच्ची है मलाइका, उसकी उम्र 2 साल थी। और जैसे ये तस्वीरें अब बाहर आई हैं तो ख़ासा तशवीश भी हो रही है। तालिबान ने भी इसको कंडेम किया है। ये जो फैमिली है ये इंजीनियर हैं ज़माराए साहब, जो ख़ुद जाबाक भी हुए इसमें, वो और उनकी फैमिली जो है वो अमेरिका जाने के लिए अपना सामान बांध चुके थे और इंतज़ार कर रहे थे। जी, अहमदी, एमल अहमदी जी, वो अफगान फ़ौज में अफसर थे और कंधार से वापस वो अफसर थे। एक और थे ज़मारे जो इंटरप्रेटर थे। आपने मलाइका का नाम लिया। फैसल और फरजाद दोनों जो तालिब इल्म थी, तालिबान नहीं, तालिब इल्म। आयत जिनकी उम्र 2 साल थी, सुमैया जिनकी उम्र भी 2 साल थी, अरमीन 4 साल की और बिन्यामीन जिनकी उम्र सिर्फ 3 साल की थी। अच्छा, एक दिन पहले, इससे पहले कि ये खबर सामने आई, तो मैं पढ़ा था अमेरिका का, आपको पता है ना, जब भी कोई स्ट्राइक होती है तो उनकी एक रूटीन में कुछ खबरें सामने आती हैं कि एक तो कि जी हमने इस बार जो हथियार इस्तेमाल किया है, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर वो स्क्रीन पर ले आए प्लीज, वो इतना स्मार्ट है और इतना सेफ है कि वो फटता भी नहीं। लिटरली इसको कहते हैं निंजा बॉम्ब। और इसके जो वॉरहेड है इसमें से 4-6 छुरियां निकलती हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड द गिंसू बॉम्ब, और सिर्फ उसको मारती हैं जो उसके सामने। अब ये जो कहानी है ये हमने तकरीबन हर एक ड्रोन स्ट्राइक के बारे में सुनी है कि नहीं जी, इट इज वेरी टारगेटेड, इट इज द सेफेस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतना सेफ है कि 10 लोग मारे गए, जिनमें से 7 बच्चे हैं। और उन लोगों के बारे में भी कहीं से जो है ये नहीं हुआ कि वो उनका दूर दूर से भी कोई दाइश से कोई ताल्लुक हो या मिलिटेंसी से फॉर दैट मैटर हो। अच्छा, अब तालिबान के जो स्टेटमेंट आई है उससे मुझे हमारी हुक्मरानों की स्टेटमेंट्स याद आ रही हैं जब पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी कि जी हमारे साथ कोई हमारे साथ कोई शेयरिंग नहीं हुई इंटेलिजेंस की, और पहले तो था कि जी ये हुई है लेकिन इसमें कोई सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं है। अब वो इस लाइन पर आ गए हैं। ये स्ट्राइक ज़ाहिर है इसलिए हुई कि एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, जिसमें 160 से ज़्यादा अफगान शहरी और मुख्तलिफ जो भी एयरपोर्ट थे और कुछ 12-13 अमेरिकन फौजी भी जहाँ बहक हुए। लेकिन अब एक और खबर आई है अबाउट द एयरपोर्ट, और ये सिकंदर किरमानी जो बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनकी जानिब और भी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका कहना था कि जी ब्लास्ट में तो लोग शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की है अमेरिकन फौजियों ने क्राउड में, और उससे भी दर्जनों लोग जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, इससे एक हफ्ता पहले मुझे याद है, क्या आपको इमेजेस आ रही थी फ्रॉम द यूएस मीडिया, यूएस जर्नलिस्ट, यूएस एनालिस्ट और यूएस पॉलिटिशियन से? ये मरीन खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक छोटा सा बेबी है और वो बेबी को पढ़ा रहा है। और लेकिन एक मैंने पढ़ा था यूके की जर्नलिस्ट को, चीज़ लगी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैं देख रही थी कि हमारे बहादुर फौजी किस तरह बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं। अगर आपका ख्याल है कि इस ड्रोन स्ट्राइक के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि आज ही डेली मेल, यूके की जो न्यूज़पेपर है, अगर डेली मेल की स्क्रीन पर ले आए, एक तस्वीर चलाती है जिसमें एक ये साइड पर आप देख रहे हैं एक फीमेल यूएस सोल्जर है, और नीचे जो कैप्शन है बड़ा मजेदार है, लिखा हुआ है सॉफ्ट पावर आफ्टर यूएस ड्रोन स्ट्राइक अ कडल अमिड द कार्नेज। हम अपने आप को रोते हैं और इनका हाल आप चेक करें। अच्छा, ये वही यूके है
जिसकी मरीन जब वहां से क्या हेडलाइन बन रही थी कि एक मरीन अपने 300 कुत्ते और बिल्लियों को ले गया है, वो एक कई हेडलाइन में या खबर में नहीं है कि अपना जो स्टाफ था अफगान वो पीछे छोड़ गए, लेकिन कोई बात ऐसी। अच्छा, ये जो ड्रोन स्ट्राइक हुई है, मुझे ज़रा 1-1.5 मिनट दीजिएगा। जस्ट इमेजिन कि ये जो फैमिली मरी है, 10 लोग जिनमें 7 बच्चे थे, 7-8 घंटे तक जब वो ये सुनते रहे कि ये दाइश के लोग थे, तो जो जिंदा बच जाने वाले हैं बिल्कुल उन पे क्या गुजरी होगी, इसलिए पूरा मीडिया जो है जाहिर है कि वही लाइन टो कर रहा था ऑफिशियल से। एक दिन पहले जो नंगरहार में दाइश का मास्टरमाइंड मारा गया था काबुल एयरपोर्ट पे, जिसने हमला किया था, ये लाइन आई थी पेंटागन से बिल्कुल, और इधर से अमेरिकन जो सेंट्रल कमांड है उसकी तरफ से। कोई वेरिफिकेशन नहीं है, जो उन्होंने कहा हमने कहा बरहक ये वही होगा। अब ये जो हुआ है काबुल में, उसके बाद लंगरहार में जो स्ट्राइक में बकौल इनके जो मास्टरमाइंड मारा गया है, इस बात की क्या ज़मानत है कि वो जो भी इंसान मरा है वो दाइश का था और वो किसी और का नहीं था। अच्छा, सारा मीडिया जाहिर है उस तरफ वो पैरेटिंग कर रहा है। अच्छा, इब्तदा भी ट्रेजेडी ये है कि इब्तदा अमेरिकन अटैक की आज से 21 साल पहले ड्रोन स्ट्राइक से हुई थी। 7 अक्टूबर 2001 को दावा क्या किया गया था, मुल्ला उमर को निशाना बनाया गया। अच्छा, मुल्ला उमर के बारे में ज़ाहिर कई साल तक आप सुनते रहे कि वो कहाँ हैं। आज भी 20 तालिबान हैं जो काबुल में इस वक्त घूम रहे हैं, जो कई दफ़ा ड्रोन से मर चुके हैं जी। तो अब बात यह है कि अगर ये नहीं थे तो फिर उनकी जगह कौन लोग मरे थे? वही है जो शुरू से होते रहे आपके पास। तो उनका कहाँ से पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। एक अमेरिकन वो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स है, उन्होंने अभी तरतीब दी है और ये इसी साल जो है उन्होंने गुज़िश्ता बरस जो है उन्होंने काम किया। कोई 150 वॉलंटियर्स अफगानिस्तान में और अल जज़ीरा से भी लिया, बेलिंग कैट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिल कर के किया। उन्होंने ये लिखा है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में 11 एयर स्ट्राइक्स की हैं अमेरिका ने, जिसमें 117 लोग मरे हैं, जिसमें से 70 बच्चे थे। और उन्होंने फिर सबको कोट किया है। मसलन 2018 में उन्होंने स्ट्राइक की थी कुंदूज़ में, वहाँ उन्होंने कहा कि 14 सिविलियन मारे और उसके बाद जो सर्वाइवर था, जो जिनकी फैमिली थी इमामुद्दीन, उन्होंने कहा कि जी मेरे घर पे ये मारा गया और उसमें ज़्यादातर बच्चे थे और हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था। यूएन MSF के यूएन ने भी कहा कि अफ़गान फोर्सेस जो है वहाँ पर वो अंडर अटैक आई। उन्होंने अमेरिका को बुला लिया और अमेरिका ने बगैर देखे जो है घरों के ऊपर स्ट्राइक कर दी। और सबकी एक कहानी है। मज़े की बात यह है कि उसके बाद उन्होंने फॉलो अप किया कि मिलिट्री अकाउंट क्या होता है, कि फौजी तर्जुमान कहते हैं कि जी अव्वल तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो दुरुस्त नहीं होती। अच्छा, क्योंकि वह तालिबान जो हैं या जो मिलिटेंट्स हैं वो ख़वातीन और बच्चों को शील्ड बना देते हैं। जब शील्ड बना देते हैं तो जाहिर है आपको पता है फिर हमें उन्हें भी मारना पड़ता है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये सामने आया जितनी भी ड्रोन स्ट्राइक्स वगैरह हुई हैं कि लोकल लोग होते हैं, जाहिर है कि अमेरिकन को या नेटो वालों को पश्तो नहीं आती, दरी नहीं आती, उनके कान नाक ज़ाहिर लोकल होते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है मुख्तलिफ सूबों में कि ज़रार की मुझसे दुश्मनी चल रही है, मैंने अमेरिकन को मालूमात फीड कर दी कि ये है असल बंदा, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। ऐसे भी बात ये से तो सर ऐसे ही तो होती है, ऐसे भी नहीं, ऐसे इलाकों में भी हुआ बिल्कुल। और जब ये इन्होंने शुरू किया था ना कि जी जितने भी आप हमें तालिबान दे ना, कोई भी मिलिटेंट दे, हम आपको इतने डॉलर देंगे, सारा मसला ही वहां से शुरू हुआ। हाँ, तो जाती दुश्मन भी साथ। अच्छा, अब आपके पास कुछ और है? मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ कि इस तरह की बेशतर स्टोरीज हैं। एक मैं बता दूं कि ये मुबारेज़ हैं, मसीह मुबारेज़ इनका नाम है। वो कह रहे मैं ईरान में काम कर रहा था, जब मेरी बीवी का फ़ोन आया कि मेरे गांव में जो है ना वो कोई ड्रोन आ रहे हैं और बड़ी सूरत हाल। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कवर ले लें। ज़ाहिर है क्या कवर लेते, उन्हीं के घर के ऊपर अटैक हुआ और उनकी वाइफ और 7 बच्चे। अच्छा, अब वॉर ऑन टेरर का अगर एक प्रोडक्ट है वो है टेरर, मजीद टेरर।
ये तो काबुल पे हमला हुआ है, हम बात कर रहे हैं नंगरहार में क्या हुआ है, और जो हजारों पता नहीं कितने लाखों ड्रोन स्ट्राइक्स हुए, हमें नहीं पता। काबुल से बाहर की खबरें नहीं आती। नहीं, जब भी ऐसा अटैक होता है, अगर आप कहें कि 50% अटैक्स में भी इस तरह बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, रिक्रूटमेंट बढ़ती है, इसको फिर पॉलिटिकल यूज भी किया जाता है। तालिबान ने पिछले 20 सालों में इसका भरपूर यूज किया। अभी दाइश बिल्कुल उसी तरह इस ड्रोन स्ट्राइक को यूज कर रही है, और ये एक बड़ी, मैं आपको इंटरेस्टिंग 2-3 चीजें बताऊं। अच्छा, दाइश का क्या है? दाइश का वजूद अफगानिस्तान में, दाइश एक्चुअली एक्चुअल चाइल्ड है वॉर ऑन टेरर। ये वॉर ऑन टेरर की पैदाइश है, क्योंकि इराक पर हमले करने से पहले दाइश नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर वो इस अल-कायदा इन द लेवांट से मॉर्फ होके, और ये जो अबू बकर बगदादी है, ये भी यूएस कैंप बुका में ही इसने सारी अपनी नेटवर्किंग की थी। ठीक है, 2015 में दाइश दाखिल होती है, जिसको हम इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस कहते हैं। अफगानिस्तान में टीटीपी के मेंबर्स, तालिबान के कुछ मेंबर्स और मुख्तलिफ डिफरेंट ग्रोह के जो भी वहां से आए थे लड़के सीरिया से, वो भी, और फिर लोकल्स आल्सो, जैसे टीटीपी फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज पाकिस्तानी यहाँ से जो लड़के झंगवी के और दूसरे वो भी था, और फिर अगर नहीं भी गए तो टीटीपी के, मतलब मुख्तलिफ लोग। कभी तादाद इतनी ज्यादा नहीं रही दाइश की। अच्छा, जैसे ही वो दाखिल हुए तो तालिबान के साथ इनकी झड़पें शुरू हो गई, बिकॉज एक नजरियाती लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट थी, और एक जाहिर है कि इस मोहल्ले में तालिबान नहीं चाहते थे कि किसी और की दुकान खुले। ठीक है, बड़ी लॉजिकल बात है। तो तालिबान कहते थे चुनाचे कि ये तो अमेरिका और अफगान फौज की प्रॉक्सी है। 2017 में आपको याद होगा जब ट्रंप ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराया था नंगरहार में, उसी वक्त हामिद कारजाई साहब इंटरव्यू देते हैं अल जजीरा के इन फोकस को, और वो कहते हैं कि यार एकदम से दाइश दाखिल हो जाती है अफगानिस्तान में, इसका कोई यहाँ पे वजूद नहीं था। अमेरिकन की पूरी सर्वेलेंस है, पूरी फोर्स है, ये कैसे हो सकता है? और वहां पर उसने ये कहा कि इसका मतलब है मेरे सामने कि इनका इसके अंदर हाथ है। अमेरिका का नाम नहीं लिया, घूम फिर के उसने ये बात की। अच्छा, दाइश का कहना है उल्टा कि नहीं जी, तालिबान जो है वो अमेरिका के गुलाम है। अब उनकी लाइन ये है। अब मैं आपको 2 बड़े मजेदार किस्से सुनाने वाला हूं, जिससे थोड़ा सा समझ आती है कि किसी चीज की समझ नहीं आ रही और कभी ना आई है। 2018 में, अगर वो वीडियो दिखा दे प्लीज, वो 2018 जोजान की वीडियो, जोजान में 2018 स्क्रीन पे दिखाना यार, फुल स्क्रीन कर दे अगर। 2018 में आईएसकेपी और तालिबान के बीच में एक शदीद लड़ाई चल रही थी। अच्छा, तालिबान ने घेरा डाल दिया था और ये एडवांस कर रहे थे। अच्छा, तालिबान ने ना कुछ अफगान सोल्जर्स को तो कहा था कि अगर आप सरेंडर करेंगे हम आपको माफ कर देंगे। दाइश के लिए ऐसी कोई मेहरबानी नहीं की थी। तो दाइश की रेस्क्यू करने के लिए कौन आते हैं? ये हैं अफगान आर्मी के हेलीकॉप्टर। अफगान आर्मी के हेलीकॉप्टर आते हैं, दाइश के सारे फाइटर्स को एयरलिफ्ट करते हैं। स्क्रीन पे वही चल रहा है जी, वही है। अच्छा। उनके फैमिलीज को भी एयरलिफ्ट करते हैं, और अफगान फौज का कहना है कि जी ये इन्होंने हमें सरेंडर किया है, तालिबान को सरेंडर नहीं किया। लेकिन जाहिर है बहुत और लोगों की नजर में कि सर ये तो फिर सबूत है। लेकिन मामला और भी फिर अजीब होता है, क्योंकि अगले साल 2019 में कुनार में वहां पर ना ये दरख्तों का एक टिम्बर और लंबर का बड़ा कारोबार है। अब जाहिर है कि तालिबान भी चाहते थे कि हम अपना कंट्रोल रखें, वहां से पैसे निकालें एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वहां दाइश और तालिबान की अगेन झड़प होती है। ठीक है, अच्छा, काफी इवनली मैच थे। अब यूएस के ऊपर से सारी कुछ मॉनिटरिंग कर रहा है अपने सैटेलाइट से, अपनी रिकॉनेसेंस ड्रोन से। यूएस ने कहा यह बड़ा अच्छा मौका है, हम एयर स्ट्राइक्स करते हैं। एयर स्ट्राइक्स किस पर की? ताकि तालिबान पर नहीं, दाइश पर, क्योंकि उस वक्त उनके इंटरेस्ट में नहीं था कि यहां पर दाइश मजीद मजबूत हो। तो अब एक तो ये कहते हैं ना कि आपके दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन है, आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है। कभी आपके दुश्मन का दुश्मन भी आपका दुश्मन ही होता है, लेकिन आज नहीं। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है दाइश, तालिबान, अमेरिका, कशमकश की मज़ीद गुफ्तगू होगी। इस दौरान मैं आपको एक अच्छी सी खबर सुना दूँ कि PIA जो है वो शुमाली अफ़गानिस्तान का जो है बड़ा शहर मज़ार शरीफ,
वहाँ आलमी इदारा सेहत की पहली इमदादी खेप, तिब्बी खेप जो है उसने आज पहुँचाई है और PIA ने 3 इमदादी परवाज़ें शेड्यूल की हैं। इसकी अहमियत ये है कि जब से तालिबान ने काबुल का टेक ओवर किया है उसके बाद से कोई भी बैनुल-अक़वामी इमदादी परवाज़ है ये पहली जो PIA सपोर्ट कर रही है। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है। और आप अपने परवाज़ों का जिक्र छेड़ ही दिया है तो सोशल मीडिया पे ये भी गुमसान की जंग मची हुई है कि ये जो पाकिस्तान आए हैं अमरीकी फ़ौजी, ये बेसिकली वो कहते हैं पानी नहीं बोतल देंगे, अड्डे नहीं होटल देंगे। तो वो जो है वो कह रहे हैं कि शायद इनकी प्रेजेंस जो है पाकिस्तान में हो। हालांकि जो हमारी बात भी हुई है और जो लॉजिकल भी होती है कि अगर उनको ला करके खुफिया तौर पे रखना होता तो उनकी तस्वीरें आती, मतलब एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पे हमले के बाद जो है वहाँ से विड्रॉल में तेज़ी आई और मुमकिन ही नहीं था कि इतने लोगों को, तो फिर ट्रांजिट का फैसला हुआ। मतलब ये काबुल एयरपोर्ट हमले से पहले मतलब बॉटम लाइन ये है कि यार वो मतलब लोग कह रहे हैं ना कि क्या हुआ आपके, एब्सोल्युटली नॉट को ये देखिए मेरे पास पिक्चर्स हैं, तो रिलैक्स करें। किसी ने किसी को कोई अभी तक अड्डे नहीं दिए, अभी तक की बात कहना भी जरूरी है। माजी में देख लें जब दिए गए थे अड्डे तो मेरे ख्याल में किसी ने एक तस्वीर देखी थी किसी की, अगर अड्डे देने होते ना तो वो सेल्फी नहीं खींचते साथ में कि लाइक मी एट द न्यू ड्रोन बेस। ये जाहिर है हमारी जो है बहुत अदम एतमाद हमेशा ही रहता है और बाज़ औक़ात तो बहुत ज़्यादा रहा है, मगर इस दफ़ा 21 दिन की बात है। 21 दिन के बाद जो है उम्मीद है आपको जो है होटल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे डर लगता है क्योंकि ये ना एक प्राइम टारगेट आपके घर में बैठा हुआ है अभी। और दाइश जिस तरह अटैक्स कर रही है काबुल में, आई मीन पाकिस्तान में भी दाइश की नेटवर्क थी और काफी डिग्रेड हुई है। बिल्कुल। कराची में जिस तरह आपको याद होगा 2014 में सफूरा गोट में जो हमला हुआ जिसमें 43 लोग और वो साद अजीज इस्माइली बिरादरी के हमारे भाई शहीद हुए। साद अजीज़ जो कि उस वक्त IBA के ग्रेजुएट थे वो गिरफ़्तार हुए, उनके साथ पूरा नेटवर्क गिरफ़्तार हुआ। जो इनके हेड थे वो NED के ग्रेजुएट थे बहुत से। तो ये सारे वो लोग थे जिस पर दोबारा से बहस शुरू हो गई कि दाइश के अंदर क्या पढ़े लिखे ये जो है उनको इंडोक्ट्रिनेट करके ऐसा ही है। बिकॉज अगर आप अफगानिस्तान की पिक्चर देखें ना तो अफगानिस्तान में भी दाइश का तकरीबन यही रहा। आई मीन जाहिर है देखो फुट सोल्जर्स ये जो कुनार और जुजान में जो लड़े थे वो फुट सोल्जर्स हैं, लेकिन जब मई 2020 में दाइश का एक नया अमीर आते हैं अफगानिस्तान में, शहाब अल मुहाजिर, वो फोकस कहाँ करता है? आजकल तो हाफिज मोहम्मद सईद है जो भी है, अब वो फोकस करता है अर्बन नेटवर्क्स पर। ठीक है, जैसे काबुल में नेटवर्क बना ली, बड़े शहरों में नेटवर्क बना ली, और वहां वो किस तरह के, एक तो रेडिकल तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे, थोड़े से जो ज्यादा ब्लेंड इन कर सके, जो ज्यादा सोशल मीडिया वाज यूज्ड। आपको याद होगा बर्तानिया से कितनी कम उम्र लड़कियां जो गई थी वो तो देखो आईसिस सीरिया और आईसिस केपी में काफी फर्क है, लेकिन कुछ उनकी जो मेथड्स हैं वो मिलते हैं, जैसे सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करना। यहाँ पर भी अफगानिस्तान में भी काबुल गर्ल्स स्कूल और शिया कम्युनिटी पर, हजारा कम्युनिटी पर ज्यादातर जो बॉम्बिंग्स हुई हैं वो दाइश की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी देखें उनके इतने फाइटर नहीं है, कोशिश उनकी हमेशा रही है कि यार हम इस खित्ते पर कब्जा कर लें, इस शहर को ले लें, इस जिले को ले लें, कभी कामयाब नहीं हुए। अभी एस्टिमेट किया जाता है कि 1500 से 2500 तक उनके फाइटर्स हैं। जाहिर है एस्टिमेट्स भी उसी तरह हैं जिस तरह ड्रोन स्ट्राइक्स वाले, तालिबान के अंदर से ही मिलेंगे नहीं, शायद मिले, शायद ये एक और अलग टॉपिक है, इस पर हमें डिटेल में बात करनी होगी। अभी ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं कि जो तालिबान का जो क्लेम है ना कि जी हम सेफ्टी और सिक्योरिटी लाएंगे, उस क्लेम को वो हिट करते हैं। देखा अब काबुल एयरपोर्ट पर देखो, मकसद ये नहीं होता कि आपने 150 लोग मार दिए, ये एक मीन्स टू एन एंड है, ये एंड नहीं है लोगों को कत्ल करना। एंड क्या है कि इनकी जो ये जो दावा करते हैं ना कि ये स्टेबिलिटी ला रहे हैं, इस क्लेम को आप हिट करें, आप रेट कमजोर कर दे काफी है, आप रेट कमजोर कर दे काफी है, और उसके साथ साथ आप मुसलसल ये प्रोपेगेंडा चलाएं कि असल जो है लड़ने वाले, जो रेजिस्ट करने वाले, वो तो हम हैं। ये तो देखो अमेरिकन हमवीज में घूम रहे हैं, ये तो अमेरिकन गुलाम है। और इनका अभी से ही प्रोपेगेंडा यही शुरू हुआ है कि जी देखें तालिबान तो इन अमेरिकी क्रूसेडर्स की मदद कर रहे हैं इस मुल्क से निकलना, कि हमें तो चाहिए था कि इन सबको अगेन चुन कर मारा दे। अब सवाल सिर्फ इतना बनता है, सॉरी,
कि जो डाउनस्ट्रीम मिलिटेंट्स हैं तालिबान के, क्या वो इससे नजरअंदाज होंगे? मेरा नहीं है, बिकॉज उनके माइंडसेट बज़ाहिर वो इंटरनेशनल जिहाद वाला माइंडसेट नहीं है जो अलकायदा। लेकिन आप अगेन वही काबुल को ही देख रहे हैं ना। हम अगर जो उनका था कि ख़वातीन को स्कूल नहीं जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जो ऐसे लोग हैं जो स्ट्रिक्ट शरिया कोड के ऊपर वो जो फुट सोल्जर है उसको सारी जिंदगी, हाँ उनका जो शरिया कोड है वो जा सकते हैं उस तरफ। अगर हुकूमत जो है, तालिबान हुकूमत जो है वो सॉफ्टन अप हुई उनके बेसिक जो ये चैलेंज है, वो इन्हीं जगहों पे हिट करेंगे एग्जैक्टली प्रोपेगेंडा में। कितना ज़बरदस्त लगेगा जब दाइश वाले ये कहेंगे कि तालिबान जो हैं ये लिबरल सेकुलर है। हाँ, वो सर वो तकरीबन बोल ही दिया है। देखिए ना, वो तालिबान के बाद अलकायदा आई तो वो अपग्रेड हो गया, अलकायदा के बाद दाइश आ गई, तो दाइश के आने के बाद तो अलकायदा तो मतलब कदरन शरीफ लग रहे हैं हमें। कम से कम जिंदा जलाते तो नहीं है, पहले गोली मार देते हैं। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज़ कराची में एक और बड़ा सनती हादसा हुआ जिसमें BM लगेज नामी एक कंपनी की जो फैक्ट्री है उसमें आग लगी और कहानी कमोबेश वही दोहराई गई जो बल्दिया फायर फैक्ट्री की थी, जो अब से तकरीबन 9 बरस पहले जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती हादसा करार दिया गया। बल्कि बाद में जो JIT बनी उसमें ये भी कहा गया कि वो आग जानबूझ के लगाई गई थी जिसमें 260 अफराद जाँ बहक हुए थे। अब ये जो फैक्ट्री में हादसा हुआ है, मेहरान टाउन नामी जगह है, कुरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट के साथ ही है, मगर रेजिडेंशियल इलाका है और रेजिडेंशियल इलाके में एक फैक्ट्री काम कर रही है। कैसे कर रही है किसी हुकूमती इदारे को पता नहीं है, मगर अब क्योंकि वो हादसा हो गया, 17 लोग उसमें नाहक मारे गए, तो अब ज़ाहिर है हुकूमत ने कुछ ना कुछ तो करना है। तो लिहाजा तमाम डिपार्टमेंट्स को जो है वो आई है उस इलाके में। मैं सिर्फ आपको बताऊं, लेबर डिपार्टमेंट ने आज उस रिहायशी इलाके में 90 फैक्ट्रीज़ को नोटिस जारी किया है। अच्छा, तो यानी कि उन्हें पता था कि उस रेजिडेंशियल इलाके में 90 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, तो 90 फैक्ट्रीज़ को नोटिस दिया है। और साथ ही साथ जो है सिंध बिल्डिंग वालों ने तो से कहा, उन्होंने कहा जी हमसे जो नक्शा था वो तो एक रेजिडेंशियल उसका था, पता नहीं कैसे आ गए ये कैसे उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं लिया। अब जो कराची की डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि जी क्योंकि इन्होंने बतौर इंडस्ट्री रजिस्टर ही नहीं कराया तो हमें कैसे पता। नहीं, बिल्कुल जैसे मतलब डाकू ने मोहल्ले में आते हुए थाने में आके नहीं कहा कि जी मैं आ गया हूँ, मैं डकैती करने वाला हूँ। सेंट पर सेंट वही बल्दिया वाली कहानी है। सिर्फ हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि सिर्फ 17 लोग मरे, कोई 250 लोग, ठीक है, सिर्फ। बिल्कुल एक आने जाने का रास्ता, सॉरी बस 2 सेकंड में डिटेल्स बता दूं। एक आने जाने का रास्ता जो लॉक्ड था, ठीक है, छत की जानिब आप जा सकते थे भागने के लिए अगर वो भी लॉक नहीं था। खिड़कियों से आप निकल सकते थे अगर खिड़कियों पे ग्रिल, अच्छा छत वाले दरवाजे वही भी उन्होंने ग्रिल्स लगाई हुई थी, तो वहां से भी नहीं निकल पाए। और जो जिस तरह हादसा हुआ, अब कहा यह जा रहा है क्योंकि लगेज फैक्ट्री थी तो नीचे समद बॉन्ड और दूसरा केमिकल पड़ा हुआ था तो उससे आग लग गई। हमारे साथ आज मौजूद हैं नासिर मंसूर, सेक्रेटरी जनरल नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के। नासिर भाई, क्या हमने सबक सीखा बल्दिया से, क्योंकि जो जिस तरह के हादसे हुए, जिस तरह की अब तावीलें दी जा रही हैं, तो क्या है? बस यही सबक सीखा कि कुछ नहीं सीखा। रेट्स तो बड़े होंगे ना नासिर साहब, मतलब मैं बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये पीपल्स पार्टी को 13 साल हो गए हैं, बाकी पार्टियों को तो आप छोड़ दें, ये पीपल्स पार्टी है, उसके यहाँ पे ये अशर है। सही बात। मैं आपको बताऊँ, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम जो हैं ये मालिकान से मिले हुए हैं, पैसा मिल रहा है। ज़ियाउल हक के पीरियड में 1986 में लेबर इंस्पेक्शन पे पाबंदी, फैक्ट्री इंस्पेक्शन पे पाबंदी लगी थी। यहाँ जमहूरियत आई, चली गई, मार्शल लॉ आया, चला गया, फिर जमहूरियत आ गई। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेबर इंस्पेक्शन जो है वर्चुअली बिल्कुल हो ही नहीं रही है कहीं पर।
125 लेबर इंस्पेक्टर हैं सिर्फ सिंध में और 10,000, ये खुद कह रहे हैं 10,000 फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड सिर्फ कराची में। अच्छा, लेकिन पूरे सिंध के 125 है और 10,000 सिर्फ कराची में 10,000 फैक्ट्रियां, जबकि ये फैक्ट्रियां जो है 70-80 हज़ार से ज़्यादा हैं, छोटी बड़ी फैक्ट्रियां मिला के ये हैं। तो इसका मतलब ये है कि और फैक्ट्री एक्ट के तहत ये है कि हर साल हेल्थ और सेफ्टी के लिए वो करना होता है। अगर ये करना शुरू करें तो एक फैक्ट्री का वक्त जो है 10 साल के बाद। लेकिन मैं थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ इंस्पेक्शन करने से काम हो जाता है? क्योंकि देखिए, बात सुने ना, देखिए एक तो आप लेबर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो इंस्पेक्शंस नहीं हो रही, लेकिन सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो तो जाती है बाकायदा, EOBI वाले वो भी जाते हैं, जितने भी आपकी डिपार्टमेंट्स हैं। आप कहीं कोई बिजनेस खोलें, एक एक्सपेरिमेंट करें, और जिन लोगों ने बिजनेस खोले उनको अच्छी तरह से पता है कराची शहर में क्या होता है। आप एक फैक्ट्री खोले, अगले रोज ऐसी डिपार्टमेंट्स आएंगी आपके पास जिनका आपको पता नहीं था कि इनकी और ये सारे डिपार्टमेंट हर महीने बाकायदगी से जाते हैं। नहीं, एक वन विंडो ऑपरेशन भी हो जाता है, क्योंकि एक बंदा आता है और कहता ये मायना करने ही जाते होंगे ना। सुन ले ना, एक बंदा आता है कभी कभी और वो कहता है कि सर बड़ी डिपार्टमेंट्स आ रही हैं आपके पास, आप एक ही दफा सेटिंग कर लें। तो फिर आपको एज ए बिजनेस ओनर, क्योंकि वन विंडो फैसिलिटी बड़ी जरूरी होती है ना, आपने एक, अगर मैं गलत कह रहा हूँ करेक्ट कर दे, एक बंदे को आपने रकम देनी है, उसका काम है वो जो 35 जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें फैलाना। तो ऐसा नहीं है कि सहूलत नहीं है, बड़ी सहूलत है। तो आप लोगों ने तो मुहिम भी चलाई। अभी जहाँ तक बल्दिया टाउन की अपडेट है कि वो इवेंचुअली आपको पता है 2 लोगों को सजाए मौत हुई, जुबैर चरिया और भोला को, जो कि कहा गया, और बाकी जो है जो MQM के लोग थे, लीडर्स थे, वो सब के सब वो हो गए। फिर अब सिंध हाई कोर्ट ने इसी महीने की 9 तारीख को जो हियरिंग किया, उसमें यही कहा है कि जनाब ये 2 छोटों को आपने सज़ा दे करके बाकी मालकान किधर हैं उनके, और जो उस वक्त MQM के लीडर थे वो कहाँ हैं। तो ये चीज़ें 9 साल और पाकिस्तान के सबसे बड़े सनअती हादसे की इन्वेस्टिगेशन क्या 9 साल में वो अभी तक हाई कोर्ट तक पहुंची है। नासिर भाई, आप हैरान तो नहीं होंगे? नहीं, ये जो मसला ये है कि अगर ये सानिया बल्दिया जो है उसको अगर ठीक उससे लिया जाता, अगर मसला ये थे, इससे हम जो भी MQM का भी आपने नाम लिया, तो आप कोई भी इल्ज़ाम लगाएं, आप कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आग लगी या लगाएगी, ये सवाल नहीं था। सवाल ये था कि उसके बाद वहाँ से निकलने के क्या रास्ते पे अलार्म था। तो मालिकान को जो है हमारे माशरे में ये डिबेट ही सिर्फ ये होती रही, लोग कन्विंस थे कि MQM है, वो करके बाकी सारी चीज़ें दबा दी। हम ये कहते थे सानिया बल्दिया हुआ, उसके अंदर हेल्थ और सेफ्टी नहीं, दहशतगर्दी थी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि वो इतनी बड़ी जो डिबेट होनी थी, उसके नतीजे में कुछ होना था, वो सारा एक तरफ चला गया। और आज ये कि 9 साल तक एक ही सवाल, लोग हर आदमी कन्विंस्ड है। मतलब वैसे हम GITs के हम सब खिलाफ हैं, लेकिन इस मसले के ऊपर जो GITs के इस तरह के जो हादसात हैं, इनमें जितनी भी GITs या तहकीकात होती हैं, मालिकान जो हैं उनकी कसाई होती है या कोई जिम्मेदार हो उनकी कसाई होती है। आज तक कोई सरकारी इंस्पेक्टर जो कि इसका जिम्मेदार हो कि जी फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है, मैंने तो किसी को कटहरे में खड़ा होते नहीं देखा या सजा होते नहीं देखा। हमने किया था ये केस। अच्छा, हमने ये कहा था कि मालिकान भी इसके जिम्मेदार हैं, बुनियादी तौर पे लेबर डिपार्टमेंट है और ये सारे इदारे हैं। फिर क्या हुआ? तो केस चलता रहा, वो उसको पूरा GIT ने उसकी पूरी शक्ल बदल के रख दी। मैं एक छोटी सी बात करना, जो बांग्लादेश में राना प्लाजा का वाकया हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश वो उसी टाइम टीवी पे आई और उन्होंने कहा कि हम इसको जो अकाउंट फॉर करेंगे, और किया, मालिकान को किया, ब्रांड्स को किया, और अकॉर्ड आया, बांग्लादेश अकॉर्ड 10 साल के लिए आया। बड़े बड़े ब्रांड ने अरबों रुपया वहाँ पे दिया, ट्रेनिंग करवाई, और वहाँ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। अच्छा, ये बड़ी एक मजेदार आपने बात की है, क्योंकि सॉरी इजाजत दे, तो हम हमेशा यहाँ पे अब हम कहने लग गए कि यार देखें बांग्लादेश ने कैसे तरक्की की है, कितनी तरक्की की है, उनकी GDP देखें। यहाँ पर अक्सर आपने ये बात सुनी होगी, क्योंकि मैंने सुनी है, अगर आप बात करें कि जी ये रेगुलेशन होनी चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई कहेगा यार बंदा पैसे भी ना कमाए, ठीक है, हम तो मुल्क की मईशत चला रहे हैं, हम वो हैं जो मुल्क की मईशत चला रहे हैं। बांग्लादेश ने चीज़ों को रेगुलराइज किया, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी मईशत फिर भी नहीं बैठी। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद नासिर साहब से हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल नासिर मंसूर से गुफ्तगू जारी है। नासिर, आप ही के हवाले से ये बात किसी अखबार में मैंने पढ़ी थी कि पाकिस्तान ने 32 ग्लोबल कन्वेंशंस पे दस्तखत किए हुए हैं लेबर लॉज और हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। आप जर्मनी जाके वहाँ के कवानीन बदलवा सकते हैं, हुकूमतें कहती हैं कि हमने भी सफिशेंट कानून साजी की है। चक्कर क्या है? मतलब यहाँ जो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ के जो हुकूमतें हैं या हुक्मरान जिनको आप कह सकते हो, वो ये कहते हैं कि जो कानून ले आओ लाइए, हम इसको कर देते हैं। लेकिन उनको पता है कि हमने इसमें अमल दरामद नहीं करना। हाँ। और नहीं करते। हुकूमत सिंध में कानून हेल्थ और सेफ्टी का लॉ बना दिया 2017 में। हाँ। उन्होंने 11 सितंबर को जो है वो दिन करार दे दिया हेल्थ और सेफ्टी का, लेकिन उसके हेल्थ और सेफ्टी की जो काउंसिल है उसका आज तक एक इजलास भी नहीं खुला है। रेगुलर हादसा हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, हमने जर्मनी में जाके केस किया था, जर्मनी में भी लॉ नहीं था। ये बल्दिया की बात, ये बल्दिया के बारे में। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जर्मन लॉ है ही नहीं कि हम आपका केस ही नहीं कर सकते। उसके बाद वहाँ पूरी डिबेट शुरू हुई पार्लियामेंट में। अभी 2 महीने पहले जो है उन्होंने कानून पास किया है कि कोई भी जर्मन ब्रांड या जर्मन कंपनियाँ दुनिया में कहीं भी कोई क्राइम करेंगी तो उनको वहाँ के दूसरे मुल्क के बाशिंदे आके वहाँ पे उनको सू कर सकते हैं, जर्मनी में कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि आगे यूरोपियन पार्लियामेंट भी इसी तरह का कानून पास करे। तो वो बहुत मतलब वो कानून पास करने का मतलब बहुत सीरियस लिया जाता है। मतलब है कि अमल भी होगा, अमल होगा। वहाँ कानून का मतलब ये नहीं कि सर एक और कानून आ गया इसको कोने में रखा। अमेरिका से ज्यादा हमने लेबर कन्वेंशन को जो रेटिफाई किया, लेकिन ये कि अमलन आप देखिए, मजदूर को मिनिमम सैलरी जो वो है वो नहीं मिलती। फिर फैक्ट्री में ये होता है कि अगर आपने 50 बंदे रखे ना, आप शो सिर्फ 5 करेंगे ताकि उनके EOBI की और वो सारी चीजें वो करें। खुद आके बताते हैं। तो ये वो खुद आके तरीके बताते हैं कि भाई आपके इतने लोग हैं, इतने पैसे हमें दे दो और बाकी छोड़ दें। अच्छा, ये 17 जो अब बड़े हैं, इनके वारिसों को कब तक जूतियां चटखानी पड़ेंगी? बल्दिया वालों का देखिए, अभी कल हमारी इनसे मीटिंग हुई। अब तो वो बेचारे शौक में, और बहुत सारे लोग आके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। ये धूल बैठेगी तो कोई इनको पूछेगा नहीं। तो हमने इनके साथ मीटिंग की है, हमने अभी FIR ली है। हम नेक्स्ट वीक जो है हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम केस कर रहे हैं। उसमें हम ऑफिशियल्स के खिलाफ कर रहे हैं, मालिकान के खिलाफ। ये कत्ल का मुकदमा। देखिए, ये 17 शख्स नहीं है, इनके पीछे पूरे ख़ानदान, इनकी कहानियाँ हैं। अगर आप देखें, मैं उनके घर देख के आऊँ, छोटे छोटे बच्चे, सब 12 हज़ार रुपया किराया है एक का। 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग रहते हैं, किराए का मकान है। उनकी माँ जो रो रही थी, मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ, वो मरने वाले पे कम रो रही थी। मतलब है बहुत खतरनाक बात, लेकिन वो कम रो रही थी। वो इस बात पे रो रही थी कि इसका किराया कौन देगा, ये बच्चों को जो है खाना कौन अब खिलाएगा। वो इस बात की उसको ज्यादा तकलीफ थी। तो मरने वाला तो मर जाता है, असल में जो जिंदा है उनके खानदान वो असल में तो मरते खानदान है। जिस तरह वहाँ पर 150 से ज्यादा खानदान, 260 अम्मा बल्दिया। ये बहुत मतलब भयानक सूरत हाल है यहाँ पर। और मसला ये है कि यह हमारे एजेंडे पे नहीं है। पाकिस्तान में जो हमारा पॉलिटिकल है या सोसाइटी का जो है एजेंडे पे ही है ही नहीं। वर्कर्स मर जाता है तो कोई उस तरह नहीं खड़ा होता। बहुत वर्कर पड़े हुए हैं लाइन में। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, 2 दिन 1 दिन बात हुई, वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा है। अभी हमने GSP प्लस पे किया हुआ है, और हम जितने हमने उसके वो हैं उसके पॉइंट्स, उन तमाम की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। और फिर अगर ये कोई पाबंदी लगेगी, कुछ होगा, तो फिर भी अल्टीमेटली नुकसान मजदूर का ही होगा। तो हम ये बार बार यही बात कर रहे हैं कि नासिर भाई, आपने अभी कहा 13 साल हो गए पीपल्स पार्टी हुकूमत को, पीपल्स पार्टी, लेबर, वर्कर्स, मतलब बहुत सारी लंबी पंचायत है। आपकी जाहिर है आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन होती होगी, और ख़ास तौर पर इन वाक़यात के बाद किस मुंह से जवाब दिया जाए? उसी मुंह से वो पक्के होके वो बात करते हैं। मतलब उनको आ गई है, मैं आपको बताऊं कि उनको तरीका आ गया है, जिसको कहते हैं स्किल आ गई है। आप उनके साथ बैठेंगे, अभी आप बात करेंगे, वो आपको मुतमईन कर देंगे। क्योंकि इतना सारा वो कहेंगे हमने हेल्थ और सेफ्टी का लॉ बना दिया, हमने कंपनसेशन दे दी, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमारे मिनिस्टर ये कर रहे हैं। तो लोग जो टीवी देखने वाले हैं वो कहेंगे हाँ यार, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब ये इस तरह का वाक़या होता है, डेली 2-3 वर्कर्स की डेथ होती है। कहीं बॉयलर फट गया, कहीं जख्मी हो गए, कहीं कोई मसला हो गया, वो चोलन कहीं छप गया। ये 17 लोग मरे और बहुत उनकी हादसा इस अलमनाक है। तो हम बात कर रहे हैं, अगर लेबर एक दो पे हम नहीं करते, कभी नहीं करते, बिल्कुल हमें पता भी नहीं लगता। फैक्ट्री मजदूरों की ये हालत है
तो ज़रा तसव्वुर करें कि जो कान में जो माइन वर्कर्स काम तो करते वो हैं उनका तो फिर हम जिक्र ही नहीं कर सकते। अभी आपने देखा चार वो वर्कर्स को उठा के लेके मार दिया। हमने देखा वो जो हजारा थे उनके गले काट के उनको फेंक दिया, वो रोड के ऊपर बैठे रहे, हम गए थे वहां पर, क्या हुआ उनका? तो फिर लगता है कि जो इंडस्ट्रियल मजदूर है वो बहुत बेहतर है। फिर आप सोचे शिप वर्कर्स, गडानी का अभी भी आप देखिए जहाज खड़ा हुआ है, बांग्लादेश ने बंद कर दिया, इंडिया ने उसको नहीं लिया जहाज। इंटरपोल कहा पाकिस्तान को आके कि भाई इस जहाज के अंदर जो है मरकरी है, आप नहीं करें। ये आ गया, उन्होंने खोद के मरकरी सारी उठा के बाहर फेंकी हुई है, वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन वो इतने ताकतवर हैं कि उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ठीक है नासिर मंसूर, वक्त नहीं है, क्या करें? तो फिलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।